आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। ये जो शब्द हैं, इनको पढ़ने से किसी स्थान, किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अगर बोध हो रहा है तो ये शब्द कहे जाते हैं। ये मिलके जो है वर्ण मिलके जो है एक शब्द का निर्माण करते हैं। इन्हें ही शब्द रचना कहा जाता है। जैसे शब्दों के भी अलग अलग रूप हैं। कुछ सार्थक शब्द होते हैं और कुछ निरर्थक शब्द होते हैं। अर्थात यानी सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जिन्हें कहीं प्रयोग किया जाता है और जिनका उच्चारण सही तरीके से होता है। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इन्हें जो केवल बोलने में प्रयोग किया जाता, इनका कोई अर्थ निकल के नहीं आता है। तो शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, जमुना, राम आदि। यानी गंगा नदी का नाम, जमुना भी नदी, राम किसी व्यक्ति का बहु होता है राम शब्द से। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। अगला है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का जो है अर्थ निकल के नहीं आता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि ये शब्द कौन कौन से हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। सार्थक और निरर्थक के भी भेद हैं। सार्थक शब्दों के भेद। रचना के अनुसार सार्थक शब्द उत्पत्ति और जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर। आगे है रचना के आधार पर जो है शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। तो पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग भी नहीं होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि। यानी इसका कहने का मतलब है जिन शब्दों का विभाजन यानी खंडन नहीं हो सकता, यानी जिन शब्दों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर ये शब्द अलग भी हो गए तो इनका कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा। जैसे घ, र, घ प्लस र, घ का अलग अर्थ नहीं निकल रहा, र का अलग अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे आंगन, आ प्लस ग प्लस नौ। यानी अगर हम इन्हें खंड विभाजित कर देंगे तो इनका कोई अर्थ निकल के नहीं आ रहा। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। इन शब्दों को, ये जो शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, ये किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। इनको ये जो वर्ण हैं ये मिलकर ही एक शब्द का निर्माण करते हैं और उनका अर्थ निकल के आता है। अगर इन्हें अलग अलग किया जाएगा तो इनका कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि गजानन, पंकज यानी गजानन, गज धन आनन, गज मतलब हाथी। तो अगला हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी अलग अलग शब्द मिलके जब कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इनका उदाहरण देख लीजिए पहले। गजानन, पंकज, दशानन, लंबोदर और द्विज। यानी गजानन, इसका कोई अपना अर्थ भी है और कोई तीसरा अर्थ भी है। यानी गजानन किसे कहा जाता है? गणेश जी को। पंकज, पंकज का अर्थ है कमल। और वैसे ही दशानन, 10 सिर वाला यानी रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश जी भगवान। और द्विज, द्विज यानी बहुत चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। जैसे ब्राह्मण, और द्विज माने दांत भी होते हैं शायद। जैसे है गजानन, पंकज, दशानन, लंबोदर और द्विज। यानी गजानन किसे कहा जाता है? गणेश जी को। पंकज का अर्थ निकल के आ रहा कमल। और दशानन यानी 10 सिर वाला रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। और द्विज, द्विज के अनेक अर्थ हैं। जैसे द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, और 2 बार जिसका जन्म हुआ है उसे भी द्विज कहा जाता है। और इसके अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं तो इन्हें योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला टॉपिक है यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे संधि से बनने वाले शब्द जैसे विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, साइकिल, सवार और चिड़ियाघर। इसके उदाहरण दिए हैं विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय है जहाँ, यानी इन शब्दों को संधि यानी इनका संधि विच्छेद भी किया जा सकता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। विद्या प्लस आलय यानी इनका विच्छेद हो जा रहा है और अलग अलग अर्थ निकल रहा है। वाचनालय, वाचन, वाच प्लस आलय, वाचनालय। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय यानी अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो इनका अपना अपना अर्थ है। साइकिल, सवार यानी साइकिल प्लस सवार। चिड़िया घर, चिड़िया प्लस घर। इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने रहे, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया। यानी हिंदी में जो है अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं हिंदी में तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बालक, पुस्तक, राज्य, प्रजा, माता और पिता, अग्नि, वायु, प्रकाश, पत्र और सूर्य इसके अन्य उदाहरण हैं। यानी जिन्हें संस्कृत में से उठा करके ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला है तद्भव शब्द। हिंदी में तत्, तद प्लस भव अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बाद में अपना रूप जो है बदल दिया जिन्होंने, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया। तद्भव, तत् प्लस भव यानी इसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात शब्दों संस्कृत के जो शब्द हैं उससे विकृत होकर जो शब्द हिंदी में आए ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। जो शब्द संस्कृत से निकल करके परंतु प्राकृत, अभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरते हुए हिंदी में पहुंचे, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जो तद्भव शब्द हैं उनके उदाहरण हैं सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल और भैंस। देशज शब्द, अगला जो भेद है इसका देशज शब्द अर्थात गांव से जन्मे या पैदा होने वाले। ये हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए, अथवा हिंदी के जो शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रहे, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा गया। देशज शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनका जो जन्म तो देश यानी अपने ही क्षेत्र में हुआ है, अपने ही गांव में हुआ है, लेकिन परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर ये प्रचलित हो गए। ऐसे शब्द जो है देशज शब्द कहे जाते हैं। यहाँ इनका जन्म जो है गांव में ही हुआ है, लेकिन बोलते बोलते ये जो है हमारी भाषा में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है मेहरारू, मनसेंधु, लोटा, थरिया, मनई, भतार, गोस आदि। इसके अन्य उदाहरण हैं थैला, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग और ठेठ। यानी ऐसे शब्द जिनका बोली आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता था, लेकिन बोलते बोलते आवश्यकता अनुसार ये प्रचलित हो गए और हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्द देशज शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला है विदेशज शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा गया। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट,
लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पायजामा, मेज, काजू आदि। विदेशज शब्द यानी जिनका जन्म जो है देश के बाहर विदेशों में हुआ है, ऐसे शब्द जो हैं विदेशज शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गई, यानी विदेशों से संपर्क के कारण, बोलचाल के कारण ये जो है हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हैं, इन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में अपना लिया गया है। वो हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब विदेशी शब्द हैं। लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पायजामा, मेज, काजू आदि। ये जो शब्द हैं ये शब्द तो ज्यों का त्यों अपना लिए गए हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया है। जैसे ऑफिसर से अफसर, लैंटेन से लालटेन, हॉस्पिटल से अस्पताल, कैप्टन से कप्तान और गोडाउन से गोदाम, जनवरी से जनवरी, इस तरह परिवर्तन करके इन्हें हिंदी में अपनाया गया है। आगे भी कुछ ऐसे वर्ग के विदेशी शब्द हैं जिन्हें जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि ये अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, तद्भव है, तत्सम है, रूढ़ है या यौगिक है। तो ऐसे मुख्य मुख्य शब्द हैं जैसे अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर। इनमें से मुख्य मुख्य बताती हूँ। जैसे औरत हो गया, कब्र हो गया, कमाल, कुर्सी, किताब, जहाज, तकिया, तरक्की। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मौसम। तो इस तरह के जो शब्द हैं मुख्य मुख्य, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो मैंने हाईलाइट किए थे। तो ये शब्द पूछे जाते हैं।